हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की चल रही है, विजनाइज की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करने वाले यहाँ पे हम लोग इंडिया का लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे इमिशन लो करने के लिए एक टारगेट हम लोग यहाँ पे लेकर चले हैं। हमारा लो इमिशन डेवलपमेंट टारगेट है, स्ट्रैटेजी है, इसे हम लोग देखेंगे। देन यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है और बाकी यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि आज का हमारा यहाँ पे है, इंडियाज़ लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इससे पहले दो लेसन आ चुकी है जिसमें कि काफ़ी आर्टिकल हमारी कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आप लोग वो दोनों लेसन देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इसमें आप लोग देखो एक कंटिन्यूटी है। अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छूट जाता है, तो प्लीज़ उसे कवर कर लेना है। तो चलिए समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हमारे द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है जिसे हम लोग कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, वो भी यूनाइटेड नेशन FCCC की तरफ से। ओके, इनको हम लोग ने दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, LT लीड्स, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या अप्रोच रखा है। हमारा अप्रोच है कि आप देखो कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग लगातार जो है वर्षों से हम लोग ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ आप देखो कि एनर्जी नीड्स भी है फॉर डेवलपमेंट। साथ ही हम लोग जो है यहाँ पे कमिट किए हैं कि लो कार्बन स्ट्रैटेजी परस्यू करेंगे फॉर डेवलपमेंट, और एक्टिवली हम लोग यहाँ पे उसको परस्यू भी करेंगे। साथ ही हमें यहाँ पे जो है एक क्लाइमेट रेजिलियंस जो है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंडिया की अप्रोच है जो कि यहाँ पे इंडिया को अभी अचीव करना है। सबसे पहले क्या है कि ग्रीन हाउस गैस जो बिल्कुल सालों से चलते आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। साथ ही हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट। साथ ही हमें यहाँ पे लो कार्बन स्ट्रैटेजी परस्यू करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ एक क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्ड करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट रेजिलिएंट कहने का मतलब है कि बेसिकली हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग न्यू बिल्ड कर रहे हैं उसमें क्या है कि ऐसे ही हम लोग को बिल्ड करना है कि किसी भी तरीके का क्लाइमेट डिजास्टर आए, जैसे आप देखते हो कि साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से उनमें इम्पैक्ट ना हो, इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ का, इसमें क्या क्या रखा गया है। जो COP26 मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, तो पार्टीज़ ने बेसिकली इसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं किया था, बट COP27 में ये निकल कर आया। बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एलिमेंट है सबसे पहले लो कार्बन डेवलपमेंट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का करना है। तो यहाँ पे करंट पॉलिसी और टारगेट है हमारा कि सबसे पहले 50% जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो कैपेसिटी है उसे हम लोग को यहाँ पे अचीव करना है बाय 2030। साथ ही रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यहाँ पे देखना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ओपन अक्रॉस कंज्यूमर्स, कैप्टिव पावर प्लांट है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना है। जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है 8 रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट का, उसको हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। साथ ही 3 फोल्ड राइज होगा हमारा न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है 2030 तक। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा काम करेंगे जिससे कि हम लोग लो कार्बन इमिशंस कर पाए, क्योंकि कार्बन इमिशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ से हो रहा है, तो उसे हम लोग को कम करना है। साथ ही हम लोग को एनर्जी कॉरिडोर बनाना है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। साथ ही जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव अगर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल में कर देना है। कब तक? तो 2025 तक। और इंडियन रेलवे आप देखो कि नेट ज़ीरो होने वाला है 2030, क्योंकि इंडियन रेलवे से जो भी यहाँ पे इमिशन होने वाली है वो 2030 तक बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। लीप फ्रॉगिंग टू डायरेक्टली रिच भारत स्टेज 6 इमिशन। आप लोग आज के डेट में जो भी गाड़ियाँ खरीद रहे हो 4 व्हीलर, वो BS6 की होगी, और हमने बाईपास कर दिया है BS5 को, जस्ट बिकॉज क्योंकि BS5 में जो इमिशन है वो हायर है और BS6 में जो इमिशन है वो यहाँ पे लो है एज़ कंपैरिजन टू BS5 एंड BS4। तो हम लोग ने कम्प्लीटली बाईपास कर दिया BS5 को एंड जंप कर गए BS6 में। तो BS6 को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जैसे कि PM गति शक्ति हम लोग लेकर आए हैं,
जिसमें कि मल्टी मॉडल पे ध्यान देंगे। मल्टी मॉडल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कनेक्टिविटी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं तो उसके अंदर रेल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, वाटर कनेक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। थर्ड है एडेप्टेशन इन अर्बन डिज़ाइन, एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी इन बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अगर हम लोग बात करें अपने देश में, हमने यहाँ पे नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इको निवास संहिता, ये सब है जो कि इसके अंदर आया है। एंड इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान भी है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 2021 की है वो भी हम लोग लेकर आए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 लेकर आए, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन आज की डेट में इतनी बढ़ती जा रही है तो उसको हम लोग कम करेंगे। साथ ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई भी चीज़ जो आप लोग लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल, टैब, कोई भी गैजेट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको किस कंपनी ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जस्ट सपोज दैट कि आप लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो कितने साल तक करते हो, 2 साल 3 साल, नॉट मोर देन डैट, ओके। उसके बाद वो आपका कुछ ना कुछ तरीके से आप उसको रिप्लेस कर दोगे, न्यू ले लोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें कही गई है कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो वो लोग अगर मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक समय के बाद जब उसका यूज़ ख़त्म हो रहा है तो लोग उसको डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो कि यूज़ नहीं हो रहा है, तो एक समय आएगा जब ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो हमारे देश में प्रेडिक्ट किया गया कि 2030 तक 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग को उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना होगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना होगा कि जो भी कंपनी अपनी गैजेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो वापस से जब वो बिल्कुल से यूज़ के लायक नहीं हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो उसको कलेक्ट करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हीं के ऊपर दिया गया है, ओके। उसके बाद है यहाँ पे एनर्जी इकोनॉमी वाइड decoupling of growth from emission and development of an efficient, innovative, low emission industrial system। यहाँ पे बात रखा गया नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल हैबिटेट, साथ ही साथ स्टैंडर्ड और लेबलिंग स्कीम है, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आप देखो हमारे देश में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आया है। बायोफ्यूल में आप लोग देखो कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्म हो, ओके। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी भी आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन भी है। एक हम लोग अगर देखें तो प्लास्टिक एंड ई वेस्ट, स्टील रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ है जिनके ऊपर हमारे देश में पॉलिसी आया है और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। उसके बाद देखो CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड एनर्जी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। तो CO2 रिमूवल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ ही ह्यूमन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है उसको हम लोग यहाँ पे इन्हांस कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पे फोकस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मंथली मैगजीन में डिस्कस किया था कार्बन कैप्चर। सबसे पहले हम लोग कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसके बाद उसको यूटिलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और फिर उसको स्टोर करके रख रहे हैं जिससे कि फर्दर हम लोग उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। इसके बाद है enhancing forest and vegetation cover consistent with socio economic and ecological consideration। तो हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर को बढ़ाने के बारे में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है कि जितना हरा भरा हमारा इन्वायरमेंट रहेगा उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिलेगा, फ्रेश एयर रहेगा, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर हो सके। तो यहाँ पे हम लोग एडिशनल कार्बन सिंक जो 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम लोग क्रिएट करने का कोशिश करें, और कब तक करेंगे, तो 2030 तक। साथ ही आप देखो कि कुछ और भी मेजर पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशन है, जैसे नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नगर वन योजना है, नेशनल REDD+ है, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। साथ ही मेजर यहाँ पे ग्रीनिंग एफर्ट्स है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और इंडियन रेलवे के द्वारा भी लिया जा रहा है। देखिए NHAI जो कि नेशनल हाईवे पे है और हमारा जो यहाँ पे इंडियन रेलवे है, इन दोनों की तरफ से भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी उनके द्वारा भी एफर्ट्स लगाया जा रहा है, जिससे कि कहा गया है कि हाँ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे मेजर एफिशिएंसी, मेजर यहाँ पे एफर्ट्स लाया जा रहा है जिससे कि ये लोग ग्रीन यहाँ पे हमारा जो रोडवेज़ है, हाईवेज़ है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल आस्पेक्ट जो कि लो कार्बन डेवलपमेंट्स है। तो देखिए
अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन इमिशन कम करें तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक एंड जो फिनेंशियल आस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा। और फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ है जिनको यहाँ पे फाइनेंशियल ज़रूरत है कि वो यहाँ पे स्लो डाउन करे, अपना फाइनेंशियली ज़रूरत है कि वो फ्लो करे, मतलब कि फाइनेंस होना चाहिए कंट्रीज़ के पास, तभी तो वो यहाँ पे पॉलिसीज़ लेकर आएंगे और उस पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है लो इमिशन में, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही रिलेटेड न्यूज़ में है इन आवर लाइफ टाइम कंपेंज, दिस कंपेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंपेंज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि यूथ को हम लोग को इंकरेज करना, जो कि 18 to 23 ईयर्स के हैं, क्योंकि वो एक मैसेज बियरर बन सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज की डेट में डिफरेंट कंट्री से बाहर निकल कर आ रहे हैं और उनकी अवेयरनेस जो कि हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट को लेकर देख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखना है। जो यूथ है वो यहाँ पे अपनी क्लाइमेट एक्शंस को सबमिट करेंगे, जो भी उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप कैसे अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन है, इनमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया और बच्चों को यहाँ पे आगे निकल कर रखा गया है कि वो यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे और आगे जो हमारे यूथ है आज के, वही कल के फ्यूचर भी है। तो इसलिए हमारे देश को और बेटर तरीके से यहाँ पे सुंदर रखने के लिए इन लोगों को बाहर लेकर आया गया है। 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे स्टॉकहोम प्लस 50 जो मीटिंग है वो स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। 50 ईयर्स यहाँ पे हमारा पूरा हुआ 1972 का जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर है, तो इसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कह रहे हैं। तो स्टॉकहोम प्लस 50 का अगर थीम देखें तो एक हेल्दी प्लानट है फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, जिसे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। तो थीम बेसिकली याद रख रहे हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। स्टॉकहोम प्लस 50 एजेंडा अगर हम लोग देखें तो इसमें था कि हम लोग को कुछ इनिशिएटिव लेकर आना है जिससे कि हम लोग अपने प्लानट को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही सस्टेनेबल एनर्जी रिकवरी करनी है हम लोग को, जो कि कोविड-19 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो हम लोग को सस्टेनेबल रिकवरी करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें इवोल्यूशन, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का कैसे हुआ, तो 1965 में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन इमिटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रोल यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी है जिससे कि कार्बन इमिशन बहुत हद तक बढ़ चुका है और कार्बन इमिशन बढ़ने के कारण जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक वार्मिंग को फील कर पा रहे हैं। तो 1965 में सबसे पहले ये चीज़ कही गई है कि जो ह्यूमन इमीडिएट यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रोल को डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो करंट लेवल से डबल हो गया और इसके कारण जो है ये कहा जा रहा था कि इस तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बढ़ते रहेगी तो नो डाउट आगे आने वाले दिनों में हमारी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ जाएगी। 2 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि नो बडी कैन बियर डैट और उसको कोई भी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे डिस्कस किया गया। फिर 1968 में सेम टाइम स्वीडन के द्वारा प्रपोज किया गया कि चलो एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लाया गया जो कि एक स्वीडिश कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव थी कि कैसे हम लोग करंट जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें। तो यूनाइटेड नेशन का ये पहला मेजर कॉन्फ्रेंस रहा जो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, जो ग्लोबल टेम्परेचर आज की डेट में हम लोग बात करते हैं कि IPCC की रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है, बट ये सब अभी आज की डेट में हम लोग बात करें, बट जो स्टार्टिंग से सबसे पहली कंट्रीज़ थी जो कि यहाँ पे फोकस की, तो सबसे पहली कंट्री यहाँ पे स्वीडिश है, उनके द्वारा यहाँ पे ये फोकस किया गया। 1972 में ऑर्गेनाइज़ किया गया है और इसका थीम है ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक अर्थ होना चाहिए। और आज की डेट में आप देखो कि 122 कंट्रीज़ है जिन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। इसमें टोटल 26 प्रिंसिपल है और एक एक्शन प्लान भी है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है एट ए टाइम इंदिरा गांधी, जो कि मात्र एक फॉरेनर हेड रही है गवर्नमेंट की इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक है, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मल्टीलैटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत देखें तो देखिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत बहुत सारी यहाँ पे आप देखोगे कि एग्रीमेंट हुई है। 1971 से स्टार्ट करें तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन है जो कि बेसिकली यहाँ पे वेटलैंड के ऊपर यहाँ पे रहा कि जो पूरे वर्ल्ड में
यहाँ पे रामसर एक जगह जो कि ईरान में है, तो ये कन्वेंशन भी वहीं से निकल कर आया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस नाम को यहाँ पे रामसर कन्वेंशन आज भी हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या है कि जो भी वेटलैंड होते हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रखा जाता है, जो कि बहुत बेटर तरीके से कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर सके। सो 1971 में वी वी आर फोकस्ड ऑन वेटलैंड एंड स्टिल वी आर। ओके, 1972 की बात करें तो यहाँ पे बात हो गई वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज की, तो इसको प्रोटेक्ट करने का बात किया गया 1972 में। देन नेक्स्ट ईयर 1973 में साइट्स निकल कर आया। इट मीन्स कि जो वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है उनके इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग को रोकना है। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है, तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे रोकने के लिए कन्वेंशन लाया गया, विच वॉज इन 1973। देन 1978 में यहाँ पे मार्पोल आया। मार्पोल इज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। इट मीन्स कि जो शिप वगैरह जो हम लोग देखते हैं, उससे जो यहाँ पे पॉल्यूशंस को प्रिवेंट करने की बात की जाती है, उसके लिए कन्वेंशन लाया गया 1978 में। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1979, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जो कि लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 1987 का अगर देखें तो वेना कन्वेंशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, क्योंकि आप देखो ओजोन लेयर जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो रहा था, तो ओजोन लेयर और भी ज़्यादा थिन होते जा रहा था, ओजोन लेयर में होल हो रहे, तो उसके लिए यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेना कन्वेंशन था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। आगे चलकर अभी हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। साथ ही साथ 1989 में देखें तो बेसल कन्वेंशन लाया गया। बेसल कन्वेंशन क्या था कि जो बहुत सारे ऐसे हैजार्डियस वेस्ट है और डिस्पोजल है जिसका ट्रांस बाउंड्री किया जाता था, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में उसकी मूवमेंट होती थी, ऐसी हैजार्डियस वेस्ट और डिस्पोजल, जिसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए एक बेसल कन्वेंशन लाया गया। 1992 में क्या था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पे कन्वेंशन लाया गया, जिसे CBD भी कहते हैं। तो आज के डेट में भी इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा फुल डिस्कशन करते हुए हैं, काफ़ी रिलेटेड इससे टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस भी किए हैं। फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे आया 1992 में, यूनाइटेड नेशन FCC हम लोग यहाँ पे कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि 1994 में हम लोग कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन पे फोकस किए, क्योंकि जो इस यहाँ पे हमारा जो लैंड फर्टिलिटी था वो बहुत ही बर्बाद हो रहा था, और जो लैंड की क्वालिटी थी वो भी डिग्रेड हो रही थी, और लैंड कन्वर्ट हो रहा था डेजर्टिफिकेशन में, मरुस्थलीकरण में ये जो कन्वर्ट हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक कन्वेंशन आया जो कि 1994 में आया। फिर 1998 में हम लोग रॉटरडैम कन्वेंशन देखे। रॉटरडैम कन्वेंशन भी था जो कि हैजार्डियस केमिकल जो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग देख रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसे बहुत सारे हैजार्डियस जो केमिकल्स है उसका यूज़ होता था, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन लाया गया। देन 1998 में अगेन यहाँ पे हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कन्वेंशन लाया गया कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल जितने भी मैटर्स है उस पर डिस्कस किया जा सके। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2001 में ये स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन सबसे पहले जो बात किया था वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक के बारे में अगर हम लोग ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो ऐसे कुछ यहाँ पे आप लोग देखो कि तत्व है जिसके कारण जो है पॉल्यूशन फैल रहा है, तो उसके ऊपर उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए लाया गया। देन यहाँ पे 2013 में जो कि रिसेंटली है, ये हमारा मरकरी के ऊपर जो है मीनामाटा कन्वेंशन है। तो मीनामाटा कन्वेंशन जिसमें कि हम लोग मरकरी के, क्योंकि मरकरी इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, तो मरकरी के लिए यहाँ पे जो बात किया गया वो यहाँ पे हम लोग मीनामाटा कन्वेंशन के थ्रू बात किए। ओके, सो गाइस ये पूरी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हुई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि डिफरेंट एजेंडाज़ के लिए यहाँ पे लेकर आया गया। स्टॉकहोम 50+ रिकमेंडेशन क्या है कि किस तरीके से हम लोग को क्या क्या एजेंडा लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को ह्यूमन वेलबींग को एट सेंटर रखना चाहिए कि जितने भी लोग इस प्लैनेट में रह रहे हैं उनकी वेलबींग हो, वो अच्छे तरीके से रहे और अपनी हेल्दी प्लैनेट के लिए वो काम करें। रिकॉग्नाइज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है जो भी राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है। ये हर किसी का अधिकार है कि ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि स्वस्थ हो, क्लीन हो और सस्टेनेबल हो। साथ ही एडॉप्टिंग सिस्टम भी हो, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सेलरेट करना हो जो कि हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स के लिए हो। इसके अलावा देखिए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी हेल्प करना है कि वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जितने भी निकल कर आ रहे हैं उसको वो टैकल कर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जिसमें कि हमने यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में ईच एंड एवरी जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, उसे क्लियर करते हुए चले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, और इस लेसन से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 50 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर द
प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में जो बात किया जा रहा था वो हम लोग 16 सितंबर को बात किए हैं और इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। ओके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में इसको हमने यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया है। और प्रोटोकॉल ऑफ वीना कन्वेंशन जो कि बेसिकली बात किया जा रहा है यहाँ पे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंडस्ट्री हो गए, जो कि एक साथ काम किए और कट आउट किए जो 99% ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। मेंबरशिप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सारे 198 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा रेटिफाइड भी किया गया। इट मीन्स कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो हम लोग भी इसके पार्टी है। इसके साथ आप देखो कि सबसे पहले 1985 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है। 1985 में वीना कन्वेंशन आया। वीना कन्वेंशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन एंड देन आफ्टर 2 years यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ओके, फिर यहाँ पे आपको आफ्टर देखने को मिलेगा कि 2016 में एक अमेंडमेंट प्रोसेस रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसे हम लोग किगाली एग्रीमेंट कह रहे हैं। तो किगाली एग्रीमेंट को हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसमें ये रखा गया कि 80% तक रिडक्शन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कंजप्शंस को, और ये यहाँ पे डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद एक बात रखा गया जिसे हम लोग को अचीव करना है बाय 2047 तक। 2047 तक ये चीज़ें रखी गई है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हम लोग 80% तक यहाँ पे रिडक्शन करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 80% तक रिडक्शन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजप्शंस को, वो भी हमारा टारगेट कब तक है 2047 का। ये स्पेशली हमारा टारगेट नहीं है, ये किगाली एग्रीमेंट के तहत ये टारगेट सेट किया गया है। देखिए, इसको अडॉप्ट क्यों इसलिए किया गया क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन विथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। ओके, जो कि यहाँ पे ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था कि कैसे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़े। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि आप देखते हो आज की डेट में हम लोग AC यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, ऐसी कोई भी गैजेट जो कि आपको कूलिंग दे रहा है, लेकिन बाहर उसके अपोजिट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो कि यहाँ पे ओजोन लेयर को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। इसलिए हम लोग को यहाँ पे अमेंड करना पड़ा और अमेंड करके यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट को लाया गया, जो कि स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कंजप्शंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ओजोन और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को समझने का कोशिश करते हैं। ओजोन लेयर जो कि आप देखो कि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में भी है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी है, पर जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको हम लोग बैड ओजोन कंसीडर करते हैं, एंड यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे जो ओजोन है उसको हम लोग गुड ओजोन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो सन रेज से UV रेज यहाँ पे आपका निकलता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर के द्वारा। ओके, लेकिन आज की डेट में आप देखो तो ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है ये लेयर। तो पतला होते जाएगा ये लेयर, तो ऑब्वियस है कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है हार्मफुल जितने भी रेज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसको जो ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये ओजोन लेयर पतला हो जाए तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा और मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो फिर हमारे अर्थ तक पहुँचेगा, और अगर अर्थ तक पहुँचेगा तो इट वुड बी हार्मफुल फॉर आवर स्किन, ह्यूमन बीइंग स्किन, और जितने भी यहाँ पे हमारे स्पेसीज है और प्लांट्स है उन सब के लिए यहाँ पे हार्मफुल होगा। अब इसी से रिलेटेड ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस है कि ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर की जो यहाँ पे लेयर है वो थिन होते जा रही है, तो ये किस सब्सटेंस के कारण हो रही है। इसमें आप देखो मैनमेड केमिकल भी है जिसमें कि हाई ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलेंस है, मिथाइन ब्रोमाइड है। तो ये सारे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके कारण ओजोन लेयर जो है वो थिन हो रहा है। साथ ही साथ ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फोम वगैरह हो जो होते हैं, इन सब में हमारा यूज़ होता है। लेकिन ओजोन लेयर अगर यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है, इट मीन्स कि ओजोन लेयर की जो लेयरिंग है वो पतली होती जा रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे जो स्किन कैंसर और जो कैटरैक्ट की जो रिस्क है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिससे कि आप देखते हो कि खांसी सर्दी जुकाम जो है वो जल्दी नहीं हो पाता है, ये हम लोग का और वीक हो जाएगा, जिससे कि आप देखो कि और बीमार पड़ेंगे लोग। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी हमारे यहाँ, टेरेस्ट्रियल और जो एक्वेटिक जियो केमिकल साइकिल है वो हमारा अफेक्ट हो जाएगा। तो हर एक तरीके से आप देख सकते हो कि ओजोन लेयर अगर यहाँ पे डिप्लीट हुआ, पतला हुआ, तो इस कहने का मतलब है कि हर कोई यहाँ से इम्पैक्ट होगा। अब आप इस तरीके से देखो, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, ये ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ए जो है ये आप देख सकते हो कितना मोटा है जो अर्थ तक पहुँच रहा है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट बी है।
ओजोन लेयर है जो कि अर्थ को एक शील्ड प्रोवाइड करता है कि हाँ अर्थ में जो रेज जा रहे हैं वो गुड रेज जाए, जैसे कि ह्यूमन स्किन जो है वो यहाँ पे डेंजर में ना हो, किसी तरीके की बीमारी ना हो, ना ही यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक किसी भी तरीके की स्पीसीज़ को हो, ना ह्यूमन बींग्स की हो, ना यहाँ पे प्लांट को हो। ओके, तो इस तरीके का एक शील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फाइन। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, डू यू नो में कहा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये एक डेट है, वन ऑफ द रेयर ट्रीटीज़ का, जो कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन यहाँ पे अचीव हुआ था। नियरली अगर हम लोग देखें 90% जो अर्थ का ओजोन है वो ओजोन लेयर में ही रिसाइड करता है। ओजोन की यहाँ पे जो आप देखोगे O3 इसे कहते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे O2। ओके, इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो पार्टी बने थे वो 1992 में बने थे, और सक्सेसफुली हमारे जो सारे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस था उसको हम लोग यहाँ पे फेज आउट कर दिए थे, हमारा जो टारगेट था। साथ ही हमने यहाँ पे इसको रेटिफिकेशन को भी अप्रूव किया जो कि गाली अमेंडमेंट का था, और हम लोग यहाँ पे फेज डाउन करने लगे हैं। और हमारे यहाँ पे टारगेट है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको भी हम लोग फेज डाउन करेंगे 2028 तक, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की जो इमिशन है वो 15% तक हम लोग यहाँ पे 2024 तक यहाँ पे हम लोग कट डाउन करेंगे। तो हमारी जो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि गाली अमेंडमेंट है, इन सब की जो यहाँ पे टारगेट है उसको हम लोग मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स निकल कर आया है। बेसिकली आप देखो ये रिलीज़ किया गया है यूएस की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे क्या है कि जो ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेरिक कंसंट्रेशन है ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरीन और ब्रोमीन की, इसको ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे की फाइंडिंग बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस की या ओजोन डिप्लीटिंग यहाँ पे अगर बात करें क्लोरीन की, तो ये मिड लैटिट्यूड स्ट्रेटोस्फेयर में है 2022 में, और ये ऑब्जर्व किया गया था कब, 1980 में। ठीक है, ओके। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमने यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया है, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, किगाली अमेंडमेंट, दिस ऑल कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे घूम फिर के क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं पूछे जाते ही है प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान से आपको सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस लेसन। अगर आप लोग को और भी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे मेल करके अपनी फर्दर जो क्वेरीज है उसको आप लोग पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो यहाँ पे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे सॉल्व की जा रही है टेस्ट, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।